हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज आवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी कम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका एग्जामिनेशन पेपर आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें से आप लोग को 10 में से सिर्फ 5 करने होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 के 10 पूरे ही समझाऊं, ताकि अगर मान लेते हैं, देखो लास्ट ईयर पेपर में से भी वो जो कहता है ना कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, झूठ कहता है भाई। क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। अब मान लेते हैं कि हमसे उसने कहा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी बताओ, हो सकता है उसके बारे में कह करके उसके एडवांटेज पूछ ले, या फिर लिमिटेशंस पूछ ले, या फिर उसकी कुछ थ्योरी मतलब पूछ ले, या फिर कहते हैं कुछ उसका डायग्राम पूछ ले, जैसे ClF3 का बना दो, आयोडीन I3- का बना दो, कुछ भी बना दो। तो चलो हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हो यार। देखो, पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सप्लेन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद एग्जांपल। अब मैं आप लोग को सिंपल टर्म में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता देता हूं कि होता क्या। अगर मान लो आप थ्योरी भूल जाते हो, आपको कुछ नहीं आता, तो एटलीस्ट जो आपने समझा है वही लिख पाओगे। देखो, क्योंकि पहला पेपर थ्योरी होता ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन जो है ना वो अपोजिट होने चाहिए। जो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कैसे होनी चाहिए, अपोजिट। इसका मतलब इसको मैं इस तरह नहीं कर सकता, ये रॉन्ग है। ये दोनों ही एरो जो है क्या होने चाहिए, अपोजिट। अब ये जो अपोजिट है, ये एक बताता है +½ और एक बताता है -½ एक बताएगा +½ एक बताएगा -½ और चलो जल्दी से हम लोग थ्योरी देखते हैं। इतनी बात अभी समझ आई ना, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल कह रहा तो आप लोग किसी भी एलिमेंट को उठा सकते हो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी को भी लिख के दिखा सकते हो। अब बात करते हैं। अब देखो 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से तो हमको थोड़ा सा लिखना ही होगा। द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। अच्छा, जैसे ही हम लोग अपनी केमिस्ट्री लेवल, फिजिक्स लेवल, ये जो मैकेनिक्स लेवल ये जब इंक्रीज होता है ना, तो ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में ही आना शुरू हो जाता है। दैट शोज द बिहेवियर ऑफ एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली दोज विद हाफ इंटीजर स्पिन, जो कि हाफ इंटीजर स्पिन, विच आर ऑल्सो नोन एज भी कह सकते हैं और नोन एज भी कह सकते हैं। अब देखो, अब हम लोग बीएससी कर रहे हैं ना यार, तो थोड़ा सा एडवांस ही पढ़ेंगे भाई मेरे। थोड़ा लेवल, लोअर लेवल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब ठीक है, 12 तक चलता था। अगर थोड़ा सा एडवांस लिख दे तो टीचर को खुश करना है तो कैसे करेंगे, तो बोलते हैं फर्मियंस। क्या बोलते हैं, फर्मियंस। आपकी मर्जी, आप इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लो तब भी आपको फुल में ही फुल मार्क्स देगा, लेकिन थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल इस वजह से। These particles include electron, proton and neutrons, ठीक है। The principle state that no two electrons, the principle state that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। इसका मतलब 4 क्वांटम नंबर्स, अच्छा बच्चों कौन कौन से थे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S यानी स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, अगर मान लेते हैं किसी का L और M अगर मान लेते हैं सेम हो गया, तब भी यार स्पिन तो डिफरेंट होगा ना, या तो +½ होगा या तो -½ होगा, सेम तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो कह रहा है कि 4 क्वांटम नंबर में से उसमें से एक ना एक हमको डिफरेंट चाहिए, चारों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन विद इन एन ऑर्बिटल एंड द स्पिन ऑफ एन, मतलब ये जो L है, N है, M है, S है, ये उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल टर्म्स। अगर एकदम सिंपल टर्म में समझना, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एसेंशियली प्रोहिबिटेड मतलब मना करना, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्यूपाइंग द एग्जैक्ट सेम स्टेट विद एन एटम, ईच इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4 क्वांटम नंबर्स। सभी को अच्छे समझ आए। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कैसे लिखें, देखो आप लोग इसको नोट करते लिखना। अगर आप लोग इसको याद करके एग्जैक्ट अगर एग्जाम में लिख देते हो तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है यार। बाकी आपकी मर्जी, फिलहाल समझ जरूर लेना। द फिलिंग, अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर जो एटम है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दिया था। द फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंडिकेटिंग द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एनर्जी लेवल एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब यह है कि जो मतलब इन्होंने कहा था कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो 1 by 1 अपनी एनर्जी लेवल्स के ही अकॉर्डिंग होंगे। हाँ, ये मानता हूँ, ये अफवाहों ने भी कहा था, लेकिन इन्होंने भी कहा था कि अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग होंगे। ये नहीं है क्या कहते हैं, पहले मान लेते हैं ये पी ब्लॉक है बच्चों, ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे फील हो गए। पहले लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक जाएंगे, मतलब पहले A1 by 1 करके ऐसे फील होंगे, फिर इस तरह 1 by 1 फील होंगे, वही एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब बात कर रहे हैं बाय प्रिवेंटिंग यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्यूपाइंग
द सेम स्टेट द प्रिंसिपल हेल्प्स इन मेंटेन द स्टेबिलिटी विद इन एटम। अब जाहिर सी बात है, सबकी अगर स्टेट सेम रहेगी, सबकी एनर्जी सेम रहेगी, तो वो एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यानी कहने मतलब है वो एक जगह ही बैठे। जैसे हमारी नोबल गैसेस बहुत स्टेबल है ना, उसी की बात करें, मतलब सारी इलेक्ट्रॉन्स फिल रहेंगी, सेम स्टेट में रहेंगी, सबकी एनर्जी लेवल सेम रहेंगी, उस तरह। अब एग्जाम्पल की वो बात कर रहा था, एग्जाम्पल हमने जैसे मैंने कहा कार्बन का भी ले सकते हैं, तो 1s2 2s2 2p2, तो ये 1s2 2s2 एंड 2p2, और ये रहा मेरा क्या, ऑर्बिटल डायग्राम। सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं, आगे बढ़े चलो। अब बात करते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल क्या होती है। यार देखो, बॉन्ड हैबर साइकिल हमेशा बहुत सिंपल रही है, बस खाली मेन बात ये बच्चों ने पढ़ा नहीं है। 11th का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं ना। देखो, बॉन्ड हैबर साइकिल समझने से पहले हमें जानना पड़ता है लैटिस एनर्जी। क्या जानना पड़ता है, लैटिस एनर्जी। दूसरा हमें जानना पड़ता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। देखो, लैटिस एनर्जी सिर्फ इतना मतलब समझना कि दो आयंस के मिलने से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे Na प्लस प्लस Cl माइनस के मिलने से जो NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लैटिस एनर्जी। और उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही वो लैटिस एनर्जी। मतलब व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound Na plus Cl minus ionic आयन शो करने वाले from isolated gaseous ions। इसका मतलब भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी को ये याद हो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या था कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक शेल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, मतलब बाहर निकालने के लिए हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये होना चाहिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से। मतलब अगर ये सॉलिड का एटम था, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सॉलिड को गैस में, भाई सब्लिमेशन ही देना पड़ेगा, और कुछ तो दे नहीं सकते हैं, सब्लिमेशन से ही उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर गैस से वो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कराएंगे, तो उसको बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी का चेंज आ रहा है दो मॉलिक्यूल, दो आयंस के मिलने से, वो हमारा हो रहा है लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, अगर जो कंपाउंड अपनी जो मेन स्टेट में है, मतलब सॉलिड था, उसको ऊपर हमने गैस बनाया यानी गैसियस फॉर्म में किया, वो गैसियस फॉर्म में मत रखो, उसको अपनी ही मेन स्टेट में रखो, यानी सॉलिड। ये कौन सी स्टेट होती है, गैसियस होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl। लेकिन NaCl के हम लोग एक एक मोल ले रहे हैं, तो हमने इसका हाफ कर दिया, ताकि हाफ NaCl यानी Na प्लस Cl और NaCl। सिंपल से समझ आया सभी को। तो जो मेन स्टेट रहेगा और उसमें जो एनर्जी का चेंज आएगा वो हमारा रहेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। आई होप अब आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। और चलो बात करते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। बॉन्ड हैबर साइकिल ड्रॉ करने के लिए देखो वही बात है ना कि डेरिवेशन, हमको भाई ये चीज डेराइव करनी है, तो कुछ ना कुछ करके हमें आखिरी में वो डेरिवेशन मिल ही जाती है। तो बस ये वही चीज है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करके हमें वो NaCl बना देना है। कैसे भाई, ये तो सभी को पता चल गया, ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हो गया, डेल्टा H से हो गया। ठीक है, अब जो Na है, तो जिसको मैंने कहा ना सब्लिमेशन एनर्जी, उसको गैसियस में करेंगे, गैसियस के बाद आयनाइजेशन एनर्जी लगा के एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो Na गैसियस में बन गया। अरे यार Na गैसियस में बन गया, Cl गैसियस में हो जाएगा, तो NaCl नहीं बन जाएगा। और Cl को भी देख लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पे दो Cl है ना, Cl, तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाया, एक बॉन्ड ब्रेक किया, Cl बन गया। Cl तो ऑलरेडी गैसियस एटम में था, तो हमें उसको तो जरूरत ही नहीं। अब लेकिन इसको हमें बनाना है Cl माइनस, आयन के फॉर्मेशन में करना है। तो Cl माइनस कैसे बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस टाइम जो एनर्जी का चेंज आता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो ये रहा Cl माइनस, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा, मतलब जस्ट उल्टा क्या, वो वहां पे लूज कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, बाकी ऑर्डर सेम रहता है। तो यहाँ पे हो गया Cl माइनस, और यहाँ पे क्या बन गया, NaCl बन गया। और कौन सी एनर्जी लग रही थी, लैटिस एनर्जी लग रही थी। सभी को अच्छे समझ आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना। आई होप। अब 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स के लिए इतना बड़ा आंसर भाई मेरे काफी होता है भाई। एग्जाम में लिखने का हमें टाइम भी तो देखना होता है, इतना हमें फटाफट याद भी तो नहीं आता है कि हम इतनी जल्दी जल्दी सब लिख सकें। तो जितने मेन पॉइंट आप लोग को याद आते जाते उतना आप लोग लिखते जाओ। अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। देखो डायगोनल रिलेशनशिप, इसमें बच्चे कंफ्यूजन बहुत रहते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल टर्म में समझाता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप को इस तरह समझना, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक लिथियम का है। ठीक है, लिथियम क्या होता है, 2,1, यानी कैसे होगा, Li है मेरे पास, तो कैसे हो जाएगा 2,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसमें लिथियम और मैग्नीशियम में। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ।
लिथियम है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, लिथियम मैग्नीशियम के साथ ही तो शो करता है, तो इस तरह 1 2 और 3, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया 2, यहाँ पे आते हैं 8 और यहाँ पे आते हैं 2, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक बात बताओ, इसके अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाएगा Mg2+, बन गया। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वाला शेल भी चला गया, ठीक। अब ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लेते हैं इसका ये वाला शेल चला गया, क्योंकि भाई मैं तुम लोग को दोनों लूज करके बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये मन में रहेगा कि भाई अगर मैग्नीशियम लूज करता है तो लिथियम क्यों नहीं लूज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा, यहाँ पे क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर बहुत बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर पावर यानी प्लस चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यानी बाहर के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ही हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके न्यूक्लियस की तरफ अगर खींचेंगे तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो कुछ कुछ लिथियम जैसा होने लगेगा, तो लिथियम जैसा होने की वजह से कुछ लिथियम जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, अ डायगोनल रिलेशनशिप रिफर्स, अब देखते हैं हम लोग को एग्जाम में लिखना कैसे, डायगोनल रिलेशनशिप रिफर्स टू द अनएक्सपेक्टेड सिमिलैरिटी, भाई हमको पता भी था कि ये सब सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ऑब्जर्व बिटवीन सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स लोकेटेड डायगोनली एडजेसेंट इन द, अब ये शो करता है कहाँ कहाँ पे, सेकेंड और थर्ड पीरियड में शो करता है, कहाँ कहाँ शो करता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में शो करता है, और ये ज्यादातर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से 20 एलिमेंट्स के बीच में ही पाए गए हैं, इसीलिए ये ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन एग्जाम में लिखना है तो उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा यार, मजबूरी है। दीज पेयर सच एज, हमारे ये कुछ पेयर्स है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, फिर उसके बाद बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन आता है, फिर कार्बन उसके साथ शो करेगा, फिर ऐसे ये सब धीरे धीरे यहाँ पे शो करना चालू कर देते हैं। एक्सिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब डिस्पाइट बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, दिस सिमिलैरिटी अराइजेस ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। मतलब ये सब जितना भी अकॉर्डिंगली हो रहा है, ये सब एटॉमिक साइज की वजह से ही हो रहा है, कि इधर से इधर जाने पे ये डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट की, कि ऐसा हो भी क्यों रहा है, इसका थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लिथियम और मैग्नीशियम, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, क्योंकि 5 मार्क्स में कुछ तो लिखना होगा। अपोजिंग ट्रेंड मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है, और आयनिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। देखो अब एक मिनट, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर है, क्या है, सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर है। एटॉमिक साइज के सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो ये सब हमारे क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी सब एक ही भाई, तो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। तो कन्वर्सली मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड आयनिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है, सभी को समझ आया। अब बात करते हैं एक बार डायगोनल कैंसिलेशन की। अब डायगोनल कैंसिलेशन यानी एक दूसरे को जो कैंसिल करते हो कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है अगर इसकी एनर्जी सेम इसकी एनर्जी सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह व्हेन एलिमेंट्स आर डायगोनली प्लेस्ड दीस पार्शियली कैंसिल आउट लीडिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज बिटवीन देम, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम की, जो हमसे क्वेश्चन भी था। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। पहला हमारे पास क्या था, साइज का फैक्टर था, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पावर इंक्रीज हो रही थी उसका फैक्टर था। और देख लेते हैं, देखो आयनिक रेडिया की बात कर रहे हैं, both Li plus and Mg2+ ions have similar ionic radii due to loss of electron and gain f electron, मतलब लॉस, कुछ लॉस कर रहे हैं कुछ गेन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन बट हैज अ लार्जर न्यूक्लियस विद इन इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो लूज कर रहे हैं जो गेन कर रहे हैं वो तो चले गए, लेकिन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उसमें न्यूक्लियर पावर इतना ज्यादा इंक्रीज है कि वो साइज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा साइज में अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए साइज का इसका इतना होता है और इसका 160 होता है। आप लोग ये भी ट्रेंड याद कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे याद करता हूँ भाई, लिथियम नाम का एक लड़का है जो 152 रन की पारी खेलता है, और मैग्नीशियम नाम का एक लड़का है जो 160 रन की पारी खेलता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब
पोलराइजिंग पावर, जाहिर सी बात है जो अपनी तरफ खींचेगा वो उसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जो खींचा चलाएगा वो पोलराइज हो जाएगा। बोथ हैव हायर पोलराइजिंग पावर, दोनों के न्यूक्लियस बहुत तेज हैं, दोनों अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। कंटेन लार्ज आयनिक साइज पोटेंशियल्स, हैव अ टेंडेंसी टू पोलराइज द आयंस एंड टू गिव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर टू। अब अपनी तरफ खींच रहा है यानी उसका इलेक्ट्रॉन अपने से शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। अब दोनों लोग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है, और लेकिन दोनों बहुत ही स्लो डिकम्पोज होते हैं। देखो LiOH और MgOH का होल ट्वाइस, ये बहुत ही स्लो डिकम्पोजिशन है, इसीलिए जैसे Li को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो LiOH बनाता है, MgOH बनाता है। अब ये जो LiOH और MgOH ये बहुत स्लो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, सभी को अच्छा समझ आए। तो ये था हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोग नहीं थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट कर लिया, नहीं तो वीडियो को धीरे धीरे थोड़ा सा चला के, मतलब धीरे धीरे कह रहा हूँ, बीच में पॉज कर लें, नोट कर लें, फिर समझ लें। नहीं तो मेरा तरीका है, मैं तो ऐसे करता हूँ यार, मुझे अगर कोई चीज समझ नहीं होती है मैं पूरा समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके बढ़ा के फटाक से क्या कहते उसको नोट करते हैं। इससे अब नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, समझ रहे, तो थोड़ा टाइम पहले पूरा समझ लो फिर नोट कर लो यार। आओ चलो अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। अच्छा, VSEPR थ्योरी जो है बच्चों वो थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अधिकतर वो शेप के बारे में बताती। क्या बताती? शेप के बारे में बताती। और जो हाइब्रिडाइजेशन था वो हमारा ज्योमेट्री भी बताता था। जो हाइब्रिडाइजेशन था वो हमारा क्या बताता था? ज्योमेट्री बताता था। अब VBT को आना इसीलिए पढ़ा क्योंकि शेप नहीं पता चला तो ज्योमेट्री पता चल रही थी। अब हमारे पास क्या होता है, अब एक फॉर्मूला, एक मंत्र याद कर लो भाई, हर जगह काम आएगा। कैसे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4। यानी अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो 0 लोन पेयर्स होंगे, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हैं तो 1 लोन पेयर होना ही होना है, तभी 4 होना ही होना है। कैसे? अब आओ यहाँ पे ध्यान देते हैं, थोड़ी सी VSEPR थ्योरी की बात करते हैं कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल। द शेयर्ड पेयर, अच्छा VSEPR की बात कर रहे हैं, मैंने बॉन्ड पेयर भी बोला है प्लस लोन पेयर भी बोला है, तो एक बार जान लेते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी क्या होते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। इसका मतलब जैसे कार्बन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जैसे मान कर लेते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर, ये रहा NH3, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे होता है एक लोन पेयर, तो ये रहा लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर। The other valence shell electron pair do bonded atom not taking part in a bond formation। अब ये जो लोन पेयर था ये बॉन्ड फॉर्मेशन में थोड़े पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो कर रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ आ गया, ठीक है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर वेदर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, मतलब ये तो बॉन्डिंग में ये तो नॉन बॉन्डिंग में, उससे उसको कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, वो सेंट्रल मेटल एटम पे प्रेजेंट है, ठीक है। of the molecule repel each other and decide the shape of the molecule, the formation on the basis of the VSEPR theory। ठीक है, चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ बात करते हैं। The geometry and the shape of the molecule depend upon the number of valence shell electron present on central atom। जाहिर सी बात है यार, इसकी जो शेप होगी, अब जाहिर सी इसकी शेप लीनियर है, तो वो डिपेंड कर रहा है ना सेंट्रल मेटल एटम पे कि वो कितने आयंस बना रहा है कितने नहीं बना रहा है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मतलब रिपेल one another and try to stay in space as far as apart as possible to acquire a state of maximum stability। देखो इसका मतलब ये है जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वो जो पेयर है, वो अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो स्पेस में ही, मतलब जो इस तरह, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे जगह है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, क्योंकि लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है बच्चों, थोड़ा सा झुक जाता है, इसीलिए। क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा है। अगर इसी जगह अगर मैं उसका बना दूं वाटर का स्ट्रक्चर, तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक इस तरह एक इस तरह। अब लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन और ज्यादा झुक जाते हैं। तो ये बस वही बात कर रहा था, क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन, इंटरेक्टिव रिपल्शन होता है बिटवीन वैलेंस पेयर में, वो लोन पेयर समझ गए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा जब भी हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथेन का, इस तरह, तो देखो जैसे CH4 है, थोड़ा सा खराब बना है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो बॉन्ड पे इनमें कोई रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, इसीलिए सब लोग एकदम स्टेबल हैं फॉर्म में। सभी को समझ आया? यहाँ पे बात कर रहे हैं द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन
द नंबर ऑफ शेयर्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी कोई डाउट यहां तक? नहीं, आगे बढ़े। चलो अब बात कर रहे हैं कि ClF3 का बनाते कैसे। अब देखो एकदम ट्रिक के फॉर्म में चलेंगे। हमें क्या बताना है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है। हमें इसका शेप एक्सप्लेन करना है ना यार, हमें और तो कुछ नहीं बताना है। और मतलब शेप निकाल के दिखाना है, तो अब शेप निकालने के लिए पहले हमें इसकी पता होनी चाहिए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पता होने से हमें पहले पता होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वही सबसे ईजी फॉर्मूला है, ये अधिकतर आप लोगों को सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन सही पढ़ना। Z है, हाफ की बात कर रहे हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, लेकिन वैलेंस शेल हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास है ClF3, तो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन, मतलब सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Cl। तो Cl के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? होता है 17। तो इसको लिखेंगे कैसे? 287। तो लास्ट में, मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें हो गया 7। अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है तो ऐड कर दो। मोनोवैलेंट एटम यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। कितने? 3 है, तो मैंने ऐड कर दिया, तो इसको डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 यानी एक S, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3, और एक हो गया D, यानी sp3d हो गया, तो sp3d हो गया। ठीक है, अब sp3d का एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनता कैसे, वो यहाँ पे ध्यान देते हैं। वो बनता है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह बनता है, यानी इस तरह, ध्यान दो, इस तरह बनता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, ये हमारे क्या है? लोन पेयर्स। ये हमारे क्या है? लोन पेयर्स। अब इनका थोड़ा सा रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा ऐसे ऐसे झुक जाता है। सभी को अच्छे समझ आए? तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हमें बताना है इसका शेप। अब इसका शेप टी शेप जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, देखो थोड़ा बहुत टी शेप जैसा दिख रहा है, यानी इस तरह। देखो टी शेप जैसा नहीं दिख रहा है। अब ये टी शेप जैसा क्यों है? हमने लोन पेयर क्यों नहीं लिया? जब भी शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर को छुपा देंगे। मान लो यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, मान लो यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, जब भी शेप की बात करेंगे तो हम लोन पेयर को क्या कर देंगे? छुपा देंगे। मान लो लोन पेयर है ही नहीं, हमको लोन पेयर दिख ही नहीं रहा है, तो बाकी जो हमको दिख रहा है वही हमारा शेप हो जाएगा। और अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो जो शेप है वही ज्योमेट्री हो जाएगी, जो शेप है वही ज्योमेट्री हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे SF4। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो वैलेंस शेल मतलब सेंट्रल मेटल एटम सल्फर, SF4 बन जाएगा। सल्फर यानी 16 होता है, तो 2 8 6 हो गया, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। है कितने मोनोवैलेंट एटम? 4 है ना, तो 4 लिख दिए यहाँ पे, तो फिर 10 आ गया, यानी 5 आ गया, यानी sp3d। भाई जो क्वेश्चन में था वही है। अब देख लो, आप ही लोग के लिए तो आसान है, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन पूरा आसान हो गया अगर हमने समझ लिया तो। sp3 फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आराम से बन जाएगा यार। कैसे भाई? वैसे ही बनाना है, तुम उसको मत सोचो, तुम इसको ऐसे ही बनाना है तुम्हें। एक लोन पेयर ही तो यहाँ पे डाला हुआ है, बाकी देखो एफ 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 एफ, एक लोन पेयर ही तो यहाँ पे डाला हुआ है, बाकी है तो वही चीज। वैसे ही टी शेप शो कर रहा है, वैसे ही 2 लोन पेयर्स हैं यहाँ पे। कोई भी डाउट यहाँ तक? नहीं ना। अब लोन पेयर रिपल्शन है, थोड़ा सा रिपल्शन यहाँ पे दिखा दिया, बस बात खत्म। अब इसका शेप कुछ सी सॉ जैसा शेप नहीं दिख रहा है। मान लो तुम यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे तुम्हारी वो दोस्त बैठी हुई है, अरे कोई और बैठा है, बहन बैठी है यार, है ना, तो दोनों लोग आराम से खेल रहे हो, तो अब एक अप एंड डाउन हो रहा है ना, अरे वहां नहीं जाना है ना, तो बढ़िया लोग खेल रहे हैं ना, तो कुछ सी सॉ जैसा शेप दिख रहा है, तो ये वही सी सॉ जैसा शेप है। सभी को अच्छे समझा? ठीक है, अब बात करते हैं SF6 की, जो हमको दिया होता। फिर से सेंट्रल मेटल एटम 6, मोनोवैलेंट एटम 6, तो 12 हो गया, तो 6 आ गया, तो sp3d2 बन गया। sp3d हमारा किसमें था? उसमें था। sp3d2 कहां बन गया? यहां बन गया। इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी? जब भी 6 आ जाए, जब भी 6 आएंगे हमेशा ऑक्टाहेड्रल इस तरह, इस तरह 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब SF6 है तो SF6, अब कोई भी क्या कहते हैं वो है लोन पेयर नहीं ना, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप, जो ज्योमेट्री है वही शेप हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब I3 माइनस का बनाना है। देखो I3 माइनस का बच्चे बहुत लोग नहीं बना पाते, क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 आयोडीन, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 है तो एक सब एक ही फैमिली के मेंबर है, तो उसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 ही होंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर एक देखो माइनस चार्ज होगा तो ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, जितना माइनस चार्ज होगा उतना ऐड कर देंगे, जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस कर देंगे। लेकिन 2 आयोडीन और भी तो है, तो 2 आयोडीन ये हो गए +2, जितने अगर यहाँ पे 5 होते तो यहाँ पे +5 हो जाता, यहाँ पे +1000 होते तो यहाँ पे मैं +1000 कर देता। कोई भी डाउट यहां तक? नहीं। 2 अनदर आयोडीन एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 7
एक 8, 8 2 10 और 10 डिवाइड बाय 2 यानी हो गया 5। तो sp3d फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैंने आप लोगों को कैसे बताया, इसी तरह तो बताया। तो अब 2 आयोडीन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ऊपर हो जाएंगे, बाकी बचे हमारे पास वो किस में आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे इधर, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग छोटी क्लास में सीखते थे, क्लास 11th में, वो हम लोग इस तरह बनाते रहे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह। अब इसकी शेप देखेंगे, देखो लीनियर है ना, देखो लीनियर है, लीनियर लोन पेयर से हमें मतलब नहीं है, हम लीनियर है तो लीनियर शेप होगा। सभी को अच्छे समझ आया? तो कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की अब हम लोग बात करेंगे। देखो मैंने सोचा है कि आप लोग को मैं 2-2 क्वेश्चन ही हर एक वीडियो में आप लोग को मैं समझा दूं। वो इसलिए मैंने सोचा है यार, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक वीडियो अगर 25-30 मिनट की हो रही है 2 क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है दूसरे क्वेश्चन फिर 2 घंटे, आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, ऐसे ही करते करते अगर 3 से 4 घंटे एक ही वीडियो जाएगी तो आप लोग भी थक जाओगे यार देखते देखते। इसीलिए मैंने सोचा, बाकी मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग को एक ही देखना, मैं आप लोग को एक ही दिखा दूंगा। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। बाय बाय।